Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter Importance of Water. In this lecture, we will discuss about the buffering against pH changes in biological systems as well as water as a reactant. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in Plant Microbe Interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and in this lecture we will discuss about the two topics. First one is the buffering against pH changes in biological system and second one is the water as a reactant. So let's first discuss buffering against pH changes in बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस पीएच डिपेंडेंट होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो रेट होता है वो पीएच डिपेंडेंट होता है. क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है या केमिकल रिएक्शन होता है, इस मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रेट होता है दे डिपेंड्स ऑन द पीएच. ये डिपेंड होता है किस पे? पीएच पे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीएच में स्मॉल चेंज करते हैं, स्मॉल चेंज इन पीएच affects the rate of reaction. So अगर रेट की बात करें तो पीएच में स्मॉल चेंज होने की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट में क्या होता है? लार्ज चेंज होता है. सो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं सारे के सारे पीएच डिपेंडेंट होते हैं. पीएच डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ? स्मॉल चेंज इन पीएच प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन रेट ऑफ द प्रोसेस. मींस पीएच में अगर स्मॉल चेंज होता है तो वो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट में लार्ज चेंज प्रोड्यूस करता है. एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर मेनी रिएक्शंस इन विच प्रोटॉन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है. मींस ये प्रोसेस जो कि पीएच के स्मॉल चेंज में किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट में लार्ज चेंज प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ उन रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है जिसमें प्रोटॉन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, बल्कि ये उन रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट भी है जिसमें हाइड्रोजन आयन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. सेलुलर रिएक्शन की अगर बात करें तो जितने भी सेलुलर रिएक्शंस होते हैं वो कैटालाइज किए जाते हैं किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा. जितने भी सेलुलर रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किए जाते हैं. इट मींस कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस पे ये एंजाइम क्या करता है? एक्ट करता है. और इस मॉलिक्यूल में क्या होता है? जिस मॉलिक्यूल पे एंजाइम एक्ट करता है उसमें क्या होते हैं? आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं. एंड उन आयोनाइजेबल ग्रुप्स की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक पीकेए वैल्यू होती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पीकेए वैल्यू? पीकेए वैल्यू क्या होता है? पीके वैल्यू की अगर बात करें तो इट इज पीएच वैल्यू, बट यहाँ पे कंडीशन है पीएच वैल्यू जिस पे प्रोटोन डोनर इज इक्वल टू concentration of proton donor is equal to concentration of proton acceptor. प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड प्रोटॉन डोनर का कंसंट्रेशन जिस पीएच पे इक्वल होगा वो पीएच ही पीके वैल्यू कहलाता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एंड वन ऑफ द वीक एसिड इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड डिसोशिएट होके क्या बनाएगा? एसीटेट आयन, दैट इज CH3COO माइनस प्लस H प्लस. क्योंकि ये एसिड है तो इसमें H प्लस लूज करने की एबिलिटी है. सो ये H प्लस लूज करेगा तो बाकी क्या बनेगा? एसीटेट आयन. सो एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट करेगा तो दो आयन्स बनते हैं, एसीटेट आयन एंड प्रोटॉन्स.
एसिटिक एसिड इज प्रोटोन डोनर। ये क्या है? एसिटिक एसिड क्या है? प्रोटोन डोनर है। लेकिन एसीटेट आयन की अगर बात करें तो इट इज प्रोटोन एक्सेप्टर। सो वह पीएच जिस पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल होगा एसीटेट आयन के कंसंट्रेशन से, वह पीएच को हम बोलते हैं पीके वैल्यू। सो जितने भी मॉलिक्यूल्स पे एंजाइम एक्ट करते हैं उस पे क्या होता है? आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, और उस आयनाइजेबल ग्रुप का पीके वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक होता है, मींस यूनिक पीके वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो अमाइनो एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ इस तरह से होते हैं। एक कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा होता है amino group, third one is the hydrogen and fourth one is the R group. टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड सारे में ये 3 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है? आर ग्रुप पे, और ये आर ग्रुप ही डिफाइन करता है ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी को। सो यहाँ पे अगर अभी मेनली देखें अमाइनो एसिड्स में तो यहाँ पे आयनाइजेबल ग्रुप क्या है? फर्स्ट वन इज द प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप का भी कैरेक्टरिस्टिक पीके वैल्यू होता है। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजिनस बेस, सेकेंड वन इज द शुगर एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड जिसको बोलते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आउट ऑफ 3 कंपोनेंट्स जो फॉस्फेट होते हैं दे आर आयोनाइज्ड और इनका स्पेसिफिक पीके वैल्यू होता है। सो प्रोटोनेटेड अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स function as weak acids and their ionic state depends upon the pH of the surrounding medium. Ionic interactions की अगर बात करें so ionic interactions are among the forces that stabilize the protein molecules and allow an enzyme to recognize and bind its substrate. Cells and organism की अगर बात करें तो जितने भी cells होते हैं या जितने भी organisms होते हैं वो सारे के सारे मेंटेन करते हैं एक स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट साइटोसोलिक पीएच वैल्यू को। मींस सेल्स में कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है जो कि बायोमॉलिक्यूल्स को उनके ऑप्टिमल आयनिक स्टेट में रखता है, यूजुअली नियर पीएच 7। In multicellular organisms, pH of extracellular fluid is also tightly regulated. और ये कैसे रेगुलेट होते हैं ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। Constancy of pH is achieved primarily by biological buffers. Biological buffer play an important role in maintaining the constant pH value in the intracellular as well as extracellular environment. अब सवाल ये है कि ये बफर होता क्या है? बफर की अगर बात करें तो दे आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड देयर कंजुगेट बेस, और इनको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से बाय द एग्जांपल ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। जब ये डिसोसिएट करता है तो H+ लूज करेगा तो ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो बफर क्या है? बफर इज द मिक्सचर ऑफ एसिड as well as their conjugate base. Buffer क्या है? Buffer is nothing but it's a mixture of weak acid and conjugate base. Buffers are the mixture of weak acids and their conjugate base. Buffer की अगर बात करें तो buffer क्या होते हैं? aqueous system होते हैं। Buffer क्या होते हैं? aqueous system होते हैं। Buffer का काम क्या है? For example, अगर ये कोई specific buffer है और इसका pH अगर बोले 6.8 है, सो ये बफर मेंटेन करेगा pH 1 यूनिट लोअर एंड 1 यूनिट हायर pH। मीन्स कि इस बफर में अगर
एक्स्ट्रा डालेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस आयन। सो इसका क्या होगा, अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन डालेंगे तो इनका pH चेंज होगा। लेकिन इस बफर की खास बात यह है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस आयन ऐड करते हैं तो जो pH में चेंज होता है उसको रेजिस्ट करता है। सो बफर्स आर एक्वस सिस्टम दैट टेंड टू रेजिस्ट चेंजेस इन pH व्हेन स्मॉल amount of acid or bases are added। बफर सिस्टम की अगर बात करें तो बफर सिस्टम इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस। वीक एसिड क्या है, प्रोटोन डोनर, कंजुगेट बेस क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टर। सो बफर क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस। For example, a mixture of equal concentration of acetic acid and acetate ion found at the midpoint of titration curve is a buffer system। इसको एक ग्राफ से दिखाया गया है। So this is the titration curve of acetic acid। ये acetic acid का titration curve है। एसिड के pK वैल्यू की अगर बात करें तो pK वैल्यू क्या होता है, 4.76। अब ये pK वैल्यू क्या है, दिस pK वैल्यू इज pH, वह pH जिस पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन एंड एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। मींस pH क्या है, वह pK वैल्यू है जिस पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन एंड एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। एसिटिक एसिड का pK वैल्यू 4.76 है। इट मीन्स इनका बफर रीजन क्या है, 1 यूनिट बिलो द pK वैल्यू एंड 1 यूनिट एबव द pK वैल्यू। मीन्स 3.76 से लेके 5.76 तक एसिटिक एसिड का बफर रीजन होता है। और इस रीजन में थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करते हैं तो उनको उनका चेंज इन pH क्या होता है, रेसिस्ट करता है। The relatively flat zone is the buffering region of the acetic acid acetate buffer pair at midpoint of the buffering region where the concentration of proton donor, that is acetic acid, is equal to the concentration of proton acceptor, that is acetate, is the buffering power of the system is the maximum। इस रीजन में इस सिस्टम का बफरिंग पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा एंड इट्स pH चेंजेस लीस्ट ऑन एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। सो द pH एट दिस पॉइंट इन द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू pK। pK वैल्यू क्या है, इट इज द pH वैल्यू जिस पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। The pH of acetate buffer system does change slightly when a small amount of H plus and OH minus is added, but this change is very small। But जब pH changes की अगर बात करें तो small amount of H plus and OH minus ion ऐड करते हैं pure water में या फिर solution of salt of a strong acid and strong base such as NaCl, जिसमें कि कोई buffering power नहीं होता है। Means कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस ऐड करते हैं किसमें, एसीटेट बफर में, तो इस कंडीशन में जो pH का चेंज होता है काफी स्मॉल होता है क्योंकि ये बफर क्या करेगा, pH चेंजेस को रेजिस्ट करेगा। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस या OH माइनस आयन प्योर वाटर में डालते हैं, किसमें डालते हैं, प्योर वाटर में डालते हैं या फिर वैसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का, दैट इज NaCl। सो इस कंडीशन में जो pH में चेंज है वो रेजिस्ट नहीं करता है, देयर इज अ लार्ज चेंज इन pH। सो बफरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम टू रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रिया occurring in a solution of nearly equal concentration of proton donor and conjugate proton acceptor। Whenever H plus and OH minus is added to a buffer, the result is a small change in the ratio of relative concentration of weak acid and its anion, thus a small change in pH। इससे क्या होता है कि जब H प्लस या फिर OH माइनस किसी भी बफर में डालते हैं तो
उनके जो एसिड हैं, वीक एसिड हैं या फिर कंजुगेट बेस हैं, उनके रेशियो में चेंज होता है। किनके रेशियो में? वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस के रेशियो में। और ये कैसे मेंटेन होता है? एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करता है सिस्टम में तो वो बैलेंस हो जाता है एग्जैक्टली बाय एन इंक्रीज इन द अदर। सपोज दैट एसीटेट बफर की अगर बात करें तो अगर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ या OH- डाले तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। इट मीन्स कि इनका रेशियो क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन कंजुगेट बेस पेयर एंड एसिड का जो सम है वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रेशियो चेंज होगा। ईच कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैज ए कैरेक्टरिस्टिक pH जोन इन विच इट इज इफेक्टिव बफर। And this is the comparison of titration curve of 3 weak acid. First one is the acetic acid, second one is the dihydrogen phosphate and third one is the ammonium ion. So अगर shape of titration curve की बात करें तो तीनों का shape क्या होता है? सेम होता है, लेकिन pK वैल्यू डिफर है। एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो एसिटिक एसिड का pK वैल्यू कितना है? 4.76 मीन्स 4.76 pH पे एसिटिक एसिड एंड एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की अगर बात करें, दैट इज फॉस्फेट बफर की बात करें, तो इनका जो पीके वैल्यू होता है वो 6.86 होता है। मींस कि इस पीएच पे डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट का कंसंट्रेशन क्या होगा? इक्वल होगा। वहीं पे अगर अमोनियम आयन की बात करें तो अमोनियम आयन का जो पीके वैल्यू है दैट इज 9.25। कितना है? 9.25 है। इट मीन्स कि इस पीएच पे अमोनियम आयन एंड अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। सो एसिटेट बफर का जो रीजन है इट इज बिटवीन 3.76 एंड 5.76। फॉस्फेट बफर का जो रीजन है 5.86 एंड 7.86 है। अमोनियम आयन का जो बफर रीजन है दैट इज 8.25 टू 10.25। Now the expression between pH, pK and buffer system. किसी भी वीक एसिड के अगर टाइट्रेशन कर्व की शेप की बात करें तो इनको डिस्क्राइब किया जाता है वन ऑफ द वेल नोन इक्वेशन दैट इज हेंडरसन-हैशन-ब्लैश इक्वेशन. Henderson-Hasson-Blach equation is important for understanding buffer action and acid-base balance in blood and tissue of vertebrates. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. This is one of the general reaction that is HA जो डिसोशिएट होता है in H+ and A- में. So HA is a weak acid. वीक एसिड है, इट मीन्स कि इसमें प्रोटॉन को रिलीज करने की कैपेबिलिटी है और ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो A- में कन्वर्ट हो जाएगा. सो HA इज वीक एसिड. ये क्या है? इट इज वीक एसिड. वहीं पे अगर A- की अगर बात करें तो इट इज कंजुगेट बेस. ये क्या है? इट इज कंजुगेट बेस. वीक एसिड है, इट मीन्स कि इट इज ए प्रोटोन डोनर या प्रोटोन एक्सेप्टर. इट्स प्रोटोन डोनर. वहीं पे कंजुगेट बेस की अगर बात करें तो इट इज प्रोटोन एक्सेप्टर. ये क्या है? इट इज प्रोटोन एक्सेप्टर. सो प्रोटोन डोनर क्या हुआ? वीक एसिड. प्रोटोन एक्सेप्टर क्या हुआ? कंजुगेट बेस दैट इज A-. अगर इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज H+ एंड A-. सो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ multiplied by concentration of A- divided by concentration of HA. Now इस इक्वेशन से हम H+ का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं by rearrangement. H+ is equal to K HA का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A- का कंसंट्रेशन. अब इस इक्वेशन का लेते हैं निगेटिव लॉगरिथम. निगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो -log H+ हो जाएगा. सो दिस इज -log H+ इक्वल टू -log K देन -log HA का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A- का कंसंट्रेशन. HA इज प्रोटोन डोनर, A- इज प्रोटोन एक्सेप्टर. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि -log H+ is equal to what? -log H+ is equal to pH.
पीएच में ये जो पी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पी रिप्रेजेंट करता है निगेटिव लॉगरिथम का। सो पीएच इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ व्हाट? पीएच इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस। वहीं पे माइनस लॉग के की अगर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं पी के। पी स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग and pk stands for minus log negative logarithm of k, then minus log ha divided by then minus log ha का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई a माइनस का कंसंट्रेशन। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये माइनस साइन जो है ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो pH इज इक्वल टू pk प्लस लॉग प्रोटोन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्रोटोन डोनर का कंसंट्रेशन। इट मीन्स कि हम इस इक्वेशन को जनरलाइज्ड ये लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pk प्लस लॉग प्रोटोन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्रोटोन डोनर का कंसंट्रेशन। एंड जब प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन सेम होगा उस कंडीशन में लॉग प्रोटोन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोटोन डोनर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? log 1। एंड log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। सो pH इज इक्वल टू pk प्लस log 1। सो pk प्लस 0 इट इज इक्वल टू pk। सो पी के वैल्यू वह वैल्यू है पीएच का जिस पे प्रोटोन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है किसके? प्रोटोन डोनर के। सो हेंडरसन हसन ब्लस इक्वेशन से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पीके कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मोलर रेशियो ऑफ प्रोटोन डोनर एंड एक्सेप्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। Calculate the molar ratio of proton donor and acceptor given pH and pK at a given pH and pK। वीक एसिड एंड वीक बेसिस की बात करें तो सेल्स एंड टिश्यू में पीएच चेंजेस के अगेंस्ट में बफर का काम करता है। अब ये कैसे करता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो उनका कैरेक्टरिस्टिक एंड नियरली कांस्टेंट पीएच होता है। Organisms first line of defense against pH changes is provided by buffer system। So internal change में pH का जो वेरिएशन होता है उसके अगेंस्ट में जो organisms का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है that is buffer system। So buffer system organisms का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट चेंजेस इन इंटरनल पीएच। ये कैसे होता है? क्योंकि जो सेल्स में होते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं एंड प्रोटीन्स किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन्स बहुत सारे अमाइनो एसिड से बने होते हैं एंड इट इज 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स में 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दे आर वीक एसिड एंड वीक बेसेस। फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द हिस्टिडीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन की अगर बात करें तो हिस्टिडीन में जो प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन है, दिस प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन जो कि आर ग्रुप का, इस प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन की जो पीके वैल्यू होती है, ये पीके वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। मीन्स इस वैल्यू से 1 यूनिट लोअर एंड इस वैल्यू से 1 यूनिट हायर। ये किस रेंज में जाएगा? बफर रेंज में जाएगा। मीन्स 5 to 7 क्या करेगा? ये बफर का काम करेगा। और जो साइटोसोल का पीएच होता है वो 7 के आसपास होता है। दैट इज एग्जैक्टली अगर बोले तो ये होता है 7.2। मीन्स हिस्टिडीन साइटोसोल में एक बेस्ट बफर का काम करता है। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? फॉस्फेट होते हैं, दैट इज आयोनाइजेबल ग्रुप। और वो आयोनाइजेबल ग्रुप बफर सिस्टम की तरह काम करता है इन साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स एज वेल एज फॉस्फेट बफर ये सारे काम करते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के पीएच कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करते हैं। सम हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर इन कंपार्टमेंट्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स दैट कंट्रीब्यूट बफर कैपेसिटी एंड दैट इज
is organic acids buffer in the vacuole of plant cell, जो कि basically malate ion होते हैं, and ammonia buffer in urine. यूरिन में कौन सा बफर काम करता है? यूरिन में अमोनिया बफर काम करता है. प्लांट सेल के वैक्यूल में ऑर्गेनिक एसिड बफर काम करता है. मैलेट आयन भी होता है, ऑक्सैलो एसीटेट आयन भी होते हैं. सो ये सारे बफर्स काम करते हैं. मेनली जो बायोलॉजिकल बफर होते हैं वो दो होते हैं. फर्स्ट वन इज द फॉस्फेट बफर एंड सेकेंड वन इज द बाइकार्बोनेट बफर. फॉस्फेट बफर सिस्टम की अगर बात करें तो इट एक्ट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल. फॉस्फेट बफर कैसे काम करता है? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा? प्रोटॉन्स एंड मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट. डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या है? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट इज वीक एसिड. लेकिन मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट की अगर बात करें तो इट इज कंजुगेट बेस. ये क्या है? इट इज कंजुगेट बेस. सो dihydrogen phosphate and monohydrogen phosphate is a buffer. डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या है? प्रोटॉन डोनर. मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर. सो फॉस्फेट बफर सिस्टम मैक्सिमली एक्टिव एट pH क्लोज टू 6.86. मीन्स फॉस्फेट बफर का जो pK वैल्यू होता है वो क्या होता है? 6.86 है. इट मीन्स कि इनका जो बफर रेंज होगा वो क्या होगा? 1 यूनिट लोअर देन 6.86 एंड 1 यूनिट हायर देन 6.86. दैट इज 5.9 टू 7.9. मीन्स फॉस्फेट बफर इस रेंज में मैक्सिमम बफरिंग जोन प्रोवाइड करता है. It is therefore effective buffer in biological fluid. So in mammals, extracellular fluids and most cytoplasmic components have pH in range of 6.9 to 7.4. Now the next biological buffer is bicarbonate buffer system. Bicarbonate buffer system acts in the blood plasma. बाइकार्बोनेट बफर किस में होता है? ब्लड प्लाज्मा में होता है. ब्लड प्लाज्मा की अगर बात करें तो ब्लड प्लाज्मा की जो बफरिंग होती है वो पार्टली बाइकार्बोनेट सिस्टम के द्वारा होती है. अब ये बाइकार्बोनेट सिस्टम क्या है? बाइकार्बोनेट सिस्टम में कार्बोनिक एसिड काम करता है. कार्बोनिक एसिड जब डिसोशिएट होता है तो ये प्रोटॉन्स एंड बाइकार्बोनेट आयन में डिसोशिएट होते हैं. कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड एंड ये डिसोशिएट होता है, H+ को रिलीज करता है तो बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होता है. सो दिस इज द कंजुगेट बेस. बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा? बाइकार्बोनेट आयन इज कंजुगेट बेस. कार्बोनिक एसिड की अगर बात करें तो इट इज वीक एसिड एंड इट इज प्रोटॉन डोनर. कंजुगेट बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर. अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट क्या है? H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन. सो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड. बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि this buffer system is more complex than other conjugate acid base pair. क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनते हैं. सो इनका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वाटर का कंसंट्रेशन. अब ये जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? गैस होता है. सो कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द गैस फेज. मींस ये carbon dioxide in the gas phase and carbon dioxide in the dissolved phase both are in equilibrium. and इस equation का जो equilibrium constant होगा it is carbon dioxide in the dissolved state divided by concentration of carbon dioxide in the gas phase. सो इस कार्बोनिक एसिड का जो सोर्स है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैस फेज. सो pH ऑफ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन एंड प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपोनेंट्स. एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ dissolved carbon dioxide and the concentration of dissolved carbon dioxide depends upon
on the concentration of carbon dioxide in gas phase, and carbon dioxide and the concentration of carbon dioxide in gas phase is partial pressure of CO2. इट मीन्स कि यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन। बट ये जो कार्बोनिक एसिड है ये किस पे डिपेंड करता है, concentration of carbon dioxide in dissolved state, concentration of carbon dioxide in dissolved state depend करता है concentration of carbon dioxide in gas phase, and concentration of carbon dioxide in gas phase is known as what? It is known as partial pressure of carbon dioxide. So concentration of carbonic acid ultimately किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा partial pressure of carbon dioxide पे। So pH of bicarbonate buffer exposed to a gas phase is ultimately determined by concentration of bicarbonate in the aqueous phase and partial pressure of carbon dioxide in gas phase। और ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा की अगर बात करें तो इनका जो pH होता है इट्स नॉर्मली क्लोज टू 7.4। pH की अगर बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो pH से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज सेंसिटिव फॉर pH। जो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी होती है किसी भी एंजाइम पे वो एक ऑप्टिमम pH पे होती है। किस पे होती है, ऑप्टिमम pH पे होती है। इस ऑप्टिमम pH से कम और इस ऑप्टिमम pH से ज्यादा अगर pH होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी शार्पली डिक्लाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 एंजाइम का दिया हुआ है एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज द पेप्सिन, सेकेंड वन इज द ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इन तीनों एंजाइम की जो एक्टिविटी है उनका ऑप्टिमम pH पे है। pH से ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होगी या फिर pH ऑप्टिमम pH से कम एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होती है। स्मॉल चेंज इन pH मेक ए लार्ज डिफरेंस इन रेट ऑफ सम क्रूशियल एंजाइम catalyzed reactions। Now the next topic is water as a reactant। वाटर की अगर बात करें तो लिविंग सेल्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए वाटर सिर्फ सॉल्वेंट का काम नहीं करता है बल्कि एज ए रिएक्टेंट का भी काम करता है। मीन्स वाटर 2 काम करता है लिविंग सिस्टम में। फर्स्ट वन इज द सॉल्वेंट जिसमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, एंड सेकेंड वन इज द रिएक्टेंट की तरह भी काम करता है। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें वाटर एज ए रिएक्टेंट काम करता है। फर्स्ट वन इज द एटीपी की फॉर्मेशन की अगर बात करें तो बेसिकली इट्स ए कंडेंसेशन बिटवीन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज फॉस्फेट। सो जब कंडेंसेशन होता है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का तो क्या बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। लेकिन अगर इसका रिवर्स बोले, एटीपी का अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं, और हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर एज ए रिएक्टेंट काम करता है। नेक्स्ट वन इज द फॉस्फेट ईस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो अल्कोहल एंड फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं। कार्बोक्सिलेट ईस्टर की अगर बात करें तो इनकी भी हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट वन इज द एसाइल फॉस्फेट। एसाइल फॉस्फेट की अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो कंडेंसेशन से होता है, लेकिन जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा तो इंडिविजुअल सब यूनिट्स रिलीज होंगे, मींस इनका मोनोमर रिलीज होंगे। प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होगी तो अमाइनो एसिड रिलीज होंगे। कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस होगी तो मोनोसैकेराइड रिलीज होंगे। न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस होगी तो न्यूक्लियोटाइड रिलीज होंगे। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की अगर बात करें तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज हाइड्रोलेजेस, एंड दे आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली एक्सर्गोनिक। बट फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर पॉलीमर्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है उनके सब यूनिट से होता है बाय सिंपल रिवर्सल ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये जो फॉर्मेशन होता है ये इंटरगोनिक रिएक्शन होता है। इट मींस कि ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है। सो इन रिएक्शन को
फेवरेबल करने के लिए, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्ट करने के लिए इनको कपल किया जाता है विथ एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस। एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस में क्या आएगा? ब्रेकेज ऑफ एनहाइड्राइड बॉन्ड इन एटीपी। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल सच एज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। एंड फूड के ऑक्सीडेशन से या स्टोर्ड फैट के ऑक्सीडेशन से जो मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होता है, ये मेटाबॉलिक वाटर कुछ एनिमल्स में जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, उनको सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और वो ऑर्गेनिजम्स क्या है? गर्पिल्स, कंगारू रैट्स एंड कैमल। कंगारू रैट्स, कैमल्स में क्या होता है? फूड फैट स्टोर्ड होते हैं और स्टोर्ड फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे काफी सारे वाटर रिलीज होते हैं एंड दैट वाटर इज यूज्ड फॉर देयर सर्वाइवल विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टेड इन इरिथ्रोसाइट्स टू ए मोर सॉल्युबल बाइकार्बोनेट आयन, और दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द वेल नोन एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो इरिथ्रोसाइट्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट आयन एंड H+, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और इस रिएक्शन में वाटर नॉट ओनली ए सबस्ट्रेट बट इट आल्सो फंक्शन एज प्रोटोन ट्रांसफर। और ये जो प्रोटोन ट्रांसफर होता है एक स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा होता है, दैट इज प्रोटोन हॉपिंग। प्रोटोन हॉपिंग को प्रोटोन जंपिंग भी बोलते हैं। प्रोटोन हॉपिंग के मैकेनिज्म को मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, and if you are interested to know the mechanism of proton hopping then please go and watch that lecture. ग्रीन प्लांट्स की अगर बात करें, ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी की अगर बात करें तो दे यूज सनलाइट टू स्प्लिट द वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है that is splitting of water. Splitting of water में क्या होता है? वाटर स्प्लिट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है और ये 2H प्लस हाफ और +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये pH2 में ट्रांसफर होता है, लेकिन प्रोटॉन्स का इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करना अक्रॉस द थिलाकोइड मेम्ब्रेन एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू द एटीपी फॉर्मेशन। और ये कैसे होता है? ये होता है केमी ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू। कैसे होता है? ये होता है केमी ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। सो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एज ए रिएक्टेंट यूज होता है। नाउ इन समरी अगर बोलें तो वाटर दोनों तरह काम करता है, सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है एज वेल एज रिएक्टेंट की तरह भी काम करता है। मींस किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में वाटर दो तरह से काम करता है, एक तो सॉल्वेंट जिसमें सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और दूसरा रिएक्टेंट की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फिटनेस ऑफ एक्वस एनवायरनमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो they have effectively adapted to their aqueous environment and have evolved means of exploiting the unusual properties of water. और वो क्या होता है? They have, their first one is the high specific heat of water. अब सवाल यहाँ भी यह है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो इनके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट हीट इज specific heat of water, and specific heat of water is useful to cells and organisms because it allow water to act as heat buffer. Heat buffer क्या होता है? It is the keeping the temperature of an organism relatively constant as the temperature of surrounding fluctuates. Means अगर किसी organism का surrounding का temperature fluctuate कर रहा है लेकिन organism का internal temperature constant है, constant internal temperature is maintained by water as the heat is generated as a byproduct of
मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स जो होते हैं दे एक्सप्लॉइट द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग स्वेटिंग, मीन्स वो स्वेटिंग के थ्रू हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। हाई डिग्री ऑफ इंटरनल कोहेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपिरेशन। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स जनरेट होता है। इवन इन द डेंसिटी ऑफ आइस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म। आइस की अगर बात करें तो लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल consequences in the life cycle of aquatic organisms. पॉन्ड फ्रीज फ्रॉम द टॉप डाउन। अगर कोई पॉन्ड है उसमें फ्रीजिंग होती है, सपोज दैट अगर ये पॉन्ड है तो इसमें जो फ्रीजिंग होती है तो टॉप डाउन होती है, मीन्स ऊपर से होती है। और अगर फ्रीजिंग सरफेस पे होती है, दिस लेयर ऑफ आइस इंसुलेट्स द वाटर बिलो फ्रॉम द फ्रीजिड एयर, जो कि प्रिवेंट करता है पॉन्ड और उस पॉन्ड में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं फ्रॉम द फ्रीजिंग सॉलिड। मोस्ट फंडामेंटल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स is the fact that many physical and biological properties of cell macromolecules, for example proteins, nucleic acids, derived from their interaction with water molecules of the surrounding medium. Influence of water on the course of biological evolution has been profound and determinative. If life forms have evolved elsewhere in the universe, they are unlikely to resemble those of Earth unless their extraterrestrial origin is also in place in which plentiful liquid water is available. And this is the figure of Philippine Islands that shows that aqueous environment suppose countless species such as soft coral, sponges, bryozoans and algae. So this is all about buffering against pH changes in biological system as well as water as a reactant. And in my next lecture I'll discuss about the amino acids, and in this lecture we will discuss about the structure of amino acids as well as classification of amino acid, and this lecture will be very important and useful for your GATE exam. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.